जीव द्रव्य देख लिया हम लोगों ने। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, हम लोगों ने उसको पढ़ना बाकी है। हमें क्या पढ़ना बाकी है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक पढ़ना बाकी है हमें, ठीक है। ये हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में। ये किसका हिस्सा है? एक बार फिर से बता दूं आपको, जीव द्रव्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जीव द्रव्य का हिस्सा है, जीव द्रव्य का हिस्सा है, ठीक है। जीव द्रव्य में के अंदर आता है ये, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। जीव द्रव्य हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसके अंदर इन दो चीज़ों को देखेंगे, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर इस पर आते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए ये देखें, यहाँ पर जो रिक्तिकाएँ हैं, हमने कहा रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब रिक्तिकाएँ इसमें कहाँ दिख रही है आपको? जिसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूलस, वैक्यूलस। तो वैक्यूलस कहाँ है? ये देखिए वैक्यूलस, ये देखिए यहाँ पर वैक्यूलस, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये पौधों में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर पौधों में ही पाई जाती है, ठीक है। तो देखो वैक्यूलस के इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना है, यहाँ पर भी देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। वैक्यूलस बीच में खाली स्थान होता है, इसमें मतलब कि लिक्विड भरा होता है, लेकिन कोई विशेष मतलब कि विशेष चीज़ें नहीं पाई जाती इसके अंदर, ठीक है। तो ये वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर विशेष क्या चीज़ पाई जाती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? वैक्यूल से रिक्तिकाएँ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? रिक्तिकाएँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि कोशिका जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में हम देख रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गन पाए जा रहे हैं ना। इस तरह कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है इसके अंदर, रिक्तिका के अंदर कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग सोचे कि रिक्तिका के अंदर कोई विशेष ऑर्गन पाया जा रहा हो, वो अलग फंक्शन कर रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती है जिसका काम होता है, एक अलग तरह का काम होता है, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखिए, वैक्यूलस के बारे में हम लोग पढ़े। रिक्तिकाएँ हम लोग बोलते हैं हिंदी में से क्या होती है? मैंने पहला लाइन बोला आपको कि ये प्रायः पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पादप मतलब पौधों में ही पाई जाती हैं, मतलब कि प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ये देखिए आप, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस जगह पे, ये है, ठीक है। उसके बाद रिक्तिकाओं के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत एवं झिल्ली पाई जाती है। कोशिका द्रव्य देखिए, इसके चारों तरफ भी कोशिका द्रव्य तो भरा हुआ है। भाई आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का हिस्सा क्या है? कोशिका द्रव्य। और फिर इसके अंदर केंद्रक है, ठीक है ना। तो ये क्या? ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के बाहर जो हिस्सा है, ये बाहर ये कोशिका द्रव्य है, और जो केंद्रक के अंदर वो केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, मतलब केंद्र के बाहर वाला हिस्सा, वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ आप लोग को। जो केंद्र के बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है? कोशिका द्रव्य है। उस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जा रहे हैं, सेल ऑर्गन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, और उसके अंदर वैक्यूलस एक अंग है, ठीक है। मगर वैक्यूलस के अंदर क्या चीज़ पाया जा रहा है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली पाई जा रही है, ये बाहर देखिए, ये ब्लैक कलर का मैंने बना रखा है इसको, ठीक है। ये झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो बाहर है इसे टोनोप्लास्ट बोलेंगे हम लोग, टोनोप्लास्ट, ठीक। तो टोनोप्लास्ट हम लोग बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे, टोनोप्लास्ट मिल रहा है। तो टोनोप्लास्ट किसका पार्ट है? किसका? रिक्तिका का पार्ट है। टोनोप्लास्ट किसका पार्ट है? रिक्तिका का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, सबका अपना अपना काम है, इसको याद रखिएगा। फिर देखें रिक्तिका, इस रिक्तिका के अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड जो मैंने भरा, जो मैंने बताया आपको, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्तिका रस, ठीक है। रिक्तिका रस बोलते हैं हम लोग। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? खनिज लवण पाए जाते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाएंगे। जैसे हम लोग देख लें, नाइट्रेट इसके अंदर होता है, क्लोराइड्स होते हैं, फास्फेट होते हैं, इसके अंदर पाए जा रहे हैं। फिर उसका अन्य देखिए पदार्थों में देखिए कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है, एमाइड्स पाए जा रहे हैं, अमीनो अम्ल कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या करते हैं? कई अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिसे हम लोग भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। जब हम भोजन लेते हैं, जैसे हम अंडा खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अमीनो अम्ल हो गया। प्रोटीन भी मैंने लिख लिया, अलग से प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कार्बनिक अम्ल पाए जा रहे हैं, विभिन्न रंग द्रव्य पाए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के रंग द्रव्य पाए जाते हैं, और अवशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जो बेकार के होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके द्रव में भरी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसके साथ जुड़ी हुई है कि जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, और जो फल होते हैं आदि की रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन, आपने सुना होगा एंथोसाइनिन के बारे में।
एंथोसायनिन एक पदार्थ है जो इसको कहता है रंग प्रदान करता है फल या पुष्प को। तो एंथोसायनिन पिगमेंट है एक तरह का, पाया जाता है जो नीला, बैगनी, लाल, गुलाबी रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पिगमेंट, अब देखिए पिगमेंट देने वाला पार्ट कौन हो गया इस तरह से। अब पहचान प्रश्न पूछ लिया कि कोशिकांग तो हैं, पेड़ पौधों में ज़्यादातर पाया जाता है। मैंने बताया कि रिक्तिका पेड़ पौधों में ज़्यादा पाई जाती हैं, पादप मतलब पादप कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो कौन सा पार्ट है, सेल ऑर्गन, वो कौन सा सेल ऑर्गन है जो रंग प्रदान करता है। तो आपको इसमें बहुत से दे देंगे ऑर्गन, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन दे रखे हैं, जैसे राइबोसोम्स दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, गाल्जी वेसल्स दे दिया आपको, है ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, या ठीक है, और एक ऑप्शन में दे दिया वेक्यूलस, तो या रिक्तिका दे दिया लिख के। तो अब आप कहेंगे इसमें तो कौन सा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेक्यूलस होता है या रिक्तिका जो होती है वही हमारा क्या होता है, वही हमको क्या, वही पेड़ पौधों के जो फल और फूल होते हैं उनको रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की कि ये रंग देने का काम करता है फल और फूलों को। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। धीरे धीरे करके हमें एक एक ऑर्गन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आइए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जब आप लोग पढ़ते होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि इसे पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। हम बोल रहे हैं, हमारे पास एनर्जी है तो हम बोल रहे हैं, हम खड़े हैं तो क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, हम दौड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। तो एनर्जी हमको मिल कहाँ से रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है। आप कहेंगे हम भोजन करते हैं तो हमको एनर्जी आती है, बात बिल्कुल सही है, आप भोजन करते हैं तो एनर्जी आती है क्योंकि पोषक तत्व होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या एनर्जी इस तरह से आ जाती है कि आपने भोजन किया एनर्जी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व जो होते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो ऊर्जा देने वाले होते हैं, वो हमने पढ़ाया आप लोग को, मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होती है। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। ये क्या करेंगे, ये जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। जब पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनता है वो भी हम आपको बताएंगे, रुकिए बस आप देखते रहिए, वो भी बताएंगे किस फॉर्म में बनता है ऊर्जा हमारे अंदर। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए है, उनको बता रहे हैं। जो जिन बच्चे को पता है, जिन बच्चों को, वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए इसको पूरा देखें तो आपको सारी चीज़ें XYZ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कोलिकर ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पहले तो पावर हाउस तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। इंपॉर्टेंट, ये बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल में नहीं पाए जाते, इसे मैंने कट कर रखा है इसको। ठीक है, इसकी लंबाई 1.5 माइक्रोन होती है। ठीक है, संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। तो एक ये फैक्ट आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हर एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या का मैंने कह दिया 4 है तो 4 ही होगी, दूसरी कोशिका में 4, उसमें भी 4, उसमें ऐसा नहीं है। विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में विभिन्न विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 झिल्ली पाई जाती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का हम हल्का सा कैसे स्ट्रक्चर बना दें, नॉर्मल बना रहे बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और ये इस तरह से कुछ यूँ, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है कि 2 झिल्ली पाई जाती है जो कि वसा प्रोटीन में होती है। एक बाह्य झिल्ली होती है, बाहरी होती है, एक बाहरी झिल्ली होती है, एक अंदरूनी झिल्ली होती है। ठीक है, अंदरूनी झिल्ली में ही जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, उंगली नुमा। ठीक है, और इसी उंगली नुमा स्ट्रक्चर पे ही किस्ट्री नामक संरचना पाई जाती है, किस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, भीतरी सतह पर, किस्ट्री की सतह पर बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इन्हें F1 कण और ऑक्सीसोम कहते हैं। अब देखिए इसी पे क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा कुछ इस तरह से गोल गोल। मैं इसको अलग बना लेता हूं,
मैंने ये उंगलीनुमा स्ट्रक्चर जो ये वाला मैंने इसको बाहर बना लिया। बाहर बनाने के बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से बना ले रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसको मैं बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये जो ये वाला हिस्सा जो है टेल बोलेंगे इसको, और जो ये हिस्सा होता है जिस पे ये रुका हुआ है इसका बेस है, तो ये बेस है कहलाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहे हैं, इसे इसके ऊपर जो कण पाया जाता है उसे F1 कण बोलते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है ना। ये किस्ट्री संरचना पाई जाती है, क्या बोलते हैं, किस्ट्री। ये किस्ट्री है पूरा, ये क्या ऐसे बोल रहे हैं, किस्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, किस्ट्री बोलेंगे, ठीक। अब भाई इसके अंदर उंगलियों की भांति रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें किस्ट्री कहा जाता है। देखिए ये पूरा किस्ट्री कहते हैं, और किस्ट्री में ये छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, इसके ऊपर देखिए कण पाए जा रहे हैं। और इस कण में क्या होगा, इस कण की क्या संरचना होगी, जिसे हम लोग F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम बोल रहे हैं, ठीक है। F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए पाए जाते हैं और ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप कहेंगे ये सर कौन सी बला आ गई कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, तो बहुत टफ टर्मोलॉजी, इसका मतलब क्या है, हम क्या करें। चाहे तो इसको आप याद कर लीजिए और चाहे तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपको अभी फिलहाल नहीं समझ में भी आ रहा है ना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे, ठीक है। F1 कणों में, F1 कण जो पाए जा रहे हैं उसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीय फास्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम पर्टिकुलर एंजाइम हार्मोन आप लोग पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना कि एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दोनों ही जरूरी होते हैं हमारे पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, ठीक है ना। किसी कार्य को करने के लिए दोनों ही पदार्थ जरूरी थी, मतलब हार्मोन भी जरूरी होता है और एंजाइम भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं एंजाइम की बात करूँ जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, विशेष किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, फिर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ का आपको टेंशन मत लें, मैं अभी आगे बता रहा हूँ, अगर आप लोग याद कर सकते हैं अभी तो याद कर लीजिए, मैं इसको आगे पूरा बताऊँगा, ठीक है। चलिए आइए फिर देखें हम लोग, अभी इसको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला है कि पॉइंट बताऊंगा आप लोग को। फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रासायनिक संगठन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि ये प्रोटीन होता है, बेसिकली किससे बना होता है, प्रोटीन का, तो 65% प्रोटीन है। फास्फोलिपिड का बना होता है, 25% क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। इसके अंदर आरएनए भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो क्वेश्चन पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया क्या आरएनए डीएनए होता है, तो कहेंगे हाँ आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। लेकिन अगर आरएनए डीएनए देखें तो आरएनए थोड़ा ज़्यादा होता है और कुछ मात्रा में डीएनए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर रासायनिक संगठन है, किस चीज़ का बना है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है ना, ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किससे मिलकर बनता है, एडीपी और फास्फेट मिलकर, एडीपी प्लस फास्फेट मिलकर, तो इसका क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फास्फेट मिलकर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या बनता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, मतलब और एनर्जी तो बनेगी ही एटीपी के फॉर्म में। तो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट निकलेगा बन के वो H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा प्लस एटीपी निकलेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, ऊर्जा। यही ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने में भी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी जो लॉस है, हमको एनर्जी जो मिल रही है वो इसी की वजह से है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमारे शरीर में कम होगी तो हम कमज़ोर हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। हम बहुत थका हुआ महसूस करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे कि
जो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और ऑक्सीय फॉस्फोरिलीकरण क्या होता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करता है, मुख्य रूप से कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है ये एंजाइम, क्या कर रहा है, ठीक है, ये किस चीज़ें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है क्या, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो ऊर्जा के बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इसको डिटेल में हल्का सा देखते हैं, हल्का डिटेल में लोग देखेंगे, पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना समझा देंगे आपको कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आखिर में है क्या। तो चलिए आइए देखते हैं